माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक की, दैट इज किंगडम फंजाई। आप सबको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने 11th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर आया हूं आपके सामने, दैट इज किंगडम फंजाई। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें आपने सुनी होंगी। अमेरिकन में इसको फंगाई और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फंगी पढ़ते हैं, बट कॉमनली कुछ लोग इसे फंजाई भी बुला सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप इसे फंगाई पढ़ें, फंगी पढ़ें या फिर फंजाई पढ़ें, ठीक है। हिंदी में इन्हें हम कवक के नाम से जानते हैं और सामान्य भाषा में इन्हें हम फफूंद कहते हैं। तो ये जो हमारा किंगडम फंगाई है, आज इस वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा, इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, दैट इज अमानिटा मस्कैरिया। तो ये एक मशरूम की कैटेगरी है, एक प्रकार का फंजाई है। तो इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसी के रेफरेंस से हम यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर हमारे किंगडम फंगाई के इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में कवक विज्ञान, और इसका मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ फंगाई। तो फंगाई की जो स्टडी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक या फिर फंगाई का अध्ययन करते हैं, उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसके नीचे एक पॉइंट अगला जो लिखा हुआ है वो है P.A. मैकेली, माइकेली, कुछ भी बोलिए आप। तो ये जो P.A. माइकेली थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कि कवक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं P.A. मैकेली। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अपने जनरल कैरेक्टर्स की, कि जो हमारे फंगस होते हैं, जिन्हें हम फंगस भी बोल सकते हैं सिंगुलर में। तो ये जो फंगस होते हैं, इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें इनमें स्पेशल होती हैं, आइए बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, दैट इज दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मींस व्हाट? कि ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे घरों में हम लोग अचार बनाते हैं और उसके ढक्कन को कितना भी टाइट करके रखते हैं, लेकिन अगर एरिया खुला हुआ है कहीं पर तो वहां पर फंगस लग ही जाता है। तो कहने का मतलब है कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, ये हर जगह होते हैं, इसलिए इन्हें हमने कह दिया दे आर कॉस्मोपोलाइटन, मींस ये सर्वव्यापी होते हैं। बॉडी इज थ्रेड लाइक और ट्यूबुलर। अब इनकी जो बॉडी होती है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, मॉर्फोलॉजी को, तो पतले पतले से थ्रेड लाइक होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर देना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं, एक हमारे घरों में कॉमनली हमने देखा होगा कि ब्रेड या रोटी पर एक फंगस लग जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं राइजोपस। राइजोपस को हम लोग म्यूकर भी बुलाते हैं। तो आप सपोज करिए कि ये एक ब्रेड है, और इस ब्रेड पर आपने देखा होगा कई बार, कुछ दिनों तक अगर हल्की नमी में इसको रखा जाए तो इस तरीके की फंगस आपने इसमें लगी हुई देखी होगी, जो शुरुआत में तो हल्की ग्रीन जैसी होती है और बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है। एक्चुअली ये जो फंगस है, इसका नाम है राइजोपस। तो राइजोपस जो है, इसे हम लोग म्यूकर के नाम से भी जानते हैं। तो राइजोपस या म्यूकर, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक पतले पतले धागों का हमें नेटवर्क जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस धागे को ध्यान से अलग से निकाल लें तो आप देखोगे, मैं इसे अलग बना के आपको बताता हूँ, कि इस तरीके के थ्रेड जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके के ये जो थ्रेड हैं, इनसे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। इसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। तो माइसीलियम हिंदी में बोला जाता है इसको कवक जाल। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा राइजोपस है, एक प्रकार का फंगस है, ये एक कवक जाल बनाता है। कहाँ? हमारे ब्रेड पर, रोटी पर, इन जगहों पर ये पाया जाता है। तो इसका जो माइसीलियम है, वो इसकी बॉडी जो है वो कैसे दिख रही है आपको? पतले पतले थ्रेड जैसे हैं, और वही इसकी प्लांट बॉडी कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि बॉडी इज थ्रेड लाइक और ट्यूबुलर। तो यहाँ पर तो आपको बॉडी थ्रेड के जैसे दिख रही है, और यहाँ पर आप देखो तो बॉडी ट्यूब जैसी भी दिख रही है। यहाँ पर ये माइसीलियम नीचे की तरफ बना हुआ है, और ऊपर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा कि ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो यहाँ पर भी आप माइसीलियम को देखिए, यहाँ पर आपको कैसे दिख रहे हैं? ब्रांच, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे दिख रहे हैं। तो थैलस थ्रेड लाइक यानी धागे जैसा भी हो सकता है, जैसे कि राइजोपस में आपको दिख रहा है, या फिर ट्यूबुलर ट्यूब के जैसा हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर अमानिटा में दिख रहा है।
इसके बाद इनकी जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। हम सबको पता है कि दुनिया में दो तरह की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पर बात हो रही है चूंकि फंगाई की, तो यहाँ पर जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, मतलब उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गाल्जी बॉडी, सारा कुछ पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, इन द प्लांट बॉडी थ्रेड लाइक हाइफी आर प्रेजेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक का मतलब पतले पतले धागे से हैं। अब अगर एक धागे की बात करें तो उस एक धागे को हम कहते हैं हाइफी, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पर लाइनिंग्स बनाई हैं थ्रेड लाइक, उनमें से एक सिंगल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक थ्रेड को हम क्या कहेंगे, हाइफी। यहाँ पर लिखा हुआ है HYPHAE। तो थ्रेड लाइक हाइफी आर प्रेजेंट। इनकी जो बॉडी है उसमें पतले पतले धागे जैसे हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। which forms net like structure known as mycelium। और ये सारे छोटे छोटे धागे मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल जैसी रचना बना लेते हैं, और उस जाल को हम लोग क्या कह देंगे, माइसीलियम। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि माइसीलियम क्या होता है और हाइफी क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें पतले पतले जो धागे हैं उनको हम हाइफी कहते हैं, और कई सारे हाइफी मिलकर जो नेटवर्क बनाते हैं उसे हम कहते हैं माइसीलियम। तो इनकी प्लांट बॉडी माइसीलियम के रूप में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द हाइफी मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्टा। अब आप सपोज करिए कि ये कोई माइसीलियम है, किसी भी फंगस का माइसीलियम मैंने यहां पर बना दिया। अब आप देखोगे कि इसकी जो माइसीलियम है उसमें जो हाइफी हैं उनमें बीच बीच में मैंने यहाँ पर क्या बनाया, दो सेल्स के बीच में ये डिवाइडेशन कर दिया है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा। तो ये क्या हो गया, इसको हमने कह दिया सेप्टा। अब हर सेप्टा के बनने से क्या हुआ कि पूरा जो माइसीलियम था वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गया। तो ऐसा जो थैलस होगा उसको हम लोग कहेंगे सेप्टेट। तो इसका जो थैलस होगा यहाँ पर कैसा दिखा है मैंने, सेप्टेट दिखा दिया। अब यहीं पर दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर सेप्टा है तो सेप्टेट कह देंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आप देखो इस ब्रांच को, इस माइसीलियम को, तो यहाँ पर आपको सेप्टा नहीं दिख रहे हैं, जो न्यूक्लियस है वो इसी तरीके से अंदर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं बना है, कोई डिवीजन नहीं बना है, तो ऐसे हाइफी को हम लोग क्या कह देंगे, एसेप्टेट, यानी पट्टविहीन, और जिनमें सेप्टा पाया जाएगा उन्हें क्या कह देंगे, सेप्टेट कह देंगे। तो आपने लिखा कि द हाइफी मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। हाइफी में सेप्टा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। Now the next point is the cell wall is made up of chitin। काइटिन आप सबको पता है कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैंने अपने ऑर्थोपोडा वाले टॉपिक में बात किया था कि जो ऑर्थोपोडा के मेंबर होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, तो उनकी बॉडी पर बाहर जो कवरिंग है वो काइटिन से बनी होती है। तो आपको बता दूं कि हमारे जो फंगस होते हैं, हमारे फंगाई हैं, उन पर भी जो सेल वॉल है, सेल वॉल का मतलब सेल के चारों तरफ पाई जाने वाली वॉल, लाइक जैसे मैंने कहा ये एक सेल है तो इसमें बाहर की तरफ क्या होगी, सेल वॉल होगी। अब ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर मोस्टली एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस का मतलब होता है व्हेन द क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए लगा है, ए का मतलब एब्सेंट, और क्लोरोफिल का मतलब जब क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ओके, एंड नॉन वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर का मतलब है इनमें वैस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो वो भी यहाँ पर नहीं पाए जाते, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने कह दिया कि द फंगस आर एक्लोरोफिलस एंड नॉन वैस्कुलर, मींस विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बात अगर न्यूट्रिशन की करें, मतलब ये अपना पोषण कैसे करते हैं, कैसे भोजन लेते हैं, तो इनमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रोपिक यानी कि परपोषी, जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये फंगस भी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे यहाँ पर पहला टर्म लिखा हुआ पैरासाइट। मैंने इसके बारे में कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग की बॉडी पर रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। अब सपोज करिए कि कोई फंगस हमारी बॉडी पर रह रहा है, ओके, और वो फंगस हमारी बॉडी पर कोई डिजीज फैला सकता है या कुछ भी, तो वो कैसा फंगस कहलाएगा, वो पैरासाइटिक होगा।
हमारी बॉडी के अलावा किसी प्लांट की बॉडी पर रह रहा है जो लिविंग है, तो वो से हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक कहेंगे। इसके बाद दूसरा टर्म है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर जाते हैं, मतलब जो मरी हुई चीजों पर उगेंगे, उन्हें हम हिंदी में कहेंगे मृतोपजीवी और इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। अब जैसे एक एग्जांपल आप यहीं पर देख लो, एक हमने यहाँ पर आपको फंगस बना के दिखाया, दैट इज अमानेटा। तो ये जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म पर, जहां पर भी डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पाया जाएगा, वहां पर ये गंदगी में उग जाते हैं और इनको हम लोग अमानेटा के नाम से जान रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया। एक और बहुत ही वेल नोन है जिसको आप सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एडिबल होता है, हम इसे खाते हैं, सभी इसे देखा होगा, खाया भी होगा मोस्टली। तो ये क्या है, ये मशरूम है जिसको हम लोग अगैरिकस के नाम से जानते हैं। आप इसे बायोलॉजी में अगैरिकस कंपेस्ट्रस कहते हो और कॉमनली हम लोग इसे मशरूम बुलाते हैं। और मशरूम हम लोग के लिए ईडेबल है, हम उसे खाते हैं। तो ये भी कैसा जो है आपका फंगस है, ये भी हमारा सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी होता है। ओके, नाउ द लास्ट टर्म इज सिम्बायोटिक। कई बार ऐसा होता है कि जो फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक हो जाते हैं, मतलब सहजीवी। एग्जाम्पल के तौर पर लाइकेन, आपको मैंने बताया एक बार पहले भी कि कई बार एल्गी और फंगस दोनों आपस में मिल जाते हैं और उनके मिले जुले रूप को हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन के बारे में आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आपने क्या देखा कि ये फंगस कई बार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, मतलब सहजीवी के रूप में। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक, हिंदी में सहजीवी। ओके, तो ये हमने बात कर ली न्यूट्रिशन की। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेज रिप्रोडक्शन की, कि इनमें कौन कौन सी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप आपका है वेजिटेटिव यानी कि वर्धी या कायिक जनन, दूसरा है एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन, और तीसरा है सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक कहेंगे एसेक्सुअल को और सेक्सुअल को कहेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, वन बाय वन मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं इनको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए जब किसी प्लांट का या किसी फंगस का कोई वेजिटेटिव पार्ट अपने आप रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल फीमेल हाइफी नहीं होते, मेल फीमेल का मतलब प्लस माइनस वाले हाइफी नहीं होते, अपने आप किसी एक हाइफी में स्पोर बनने लग जाते हैं और ये होता है एसेक्सुअल। और जब दो अलग अलग टाइप के हाइफी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पास पास आकर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके बारे में भी डिटेल में मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फंगस में कैसे कैसे हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। आइए शॉर्ट में बात करता हूँ उनके बारे में। फ्रेगमेंटेशन, अब आप सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई फंगस है और ये इसका थैलस है। अब इसके थैलस से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूटकर अलग हो जाते हैं, These are the fragments। और हर एक फ्रेगमेंट आगे जाकर फिर से डेवलप हो जाएगा और नया फंगस बना लेगा। इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, इस मेथड को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब आपने क्या समझा कि जब कभी फंगस में उसका जो थैलस है, उसकी जो बॉडी है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए और हर फ्रेगमेंट अलग जाकर नया फंगस डेवलप कर लेगा, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। हिंदी में आप इसे कह सकते हो विखंडन। ओके, इसके बाद नंबर 2 पर हम आपको बताएंगे दूसरी कैटेगरी। ये क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिजन। फिजन का मतलब होता है विभाजन या द्विभाजन। तो इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये कोई फंगस है जो यूनिसेलर है, एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी सेल जो होगी उसमें बीच में एक सेल प्लेट जैसी बन जाएगी और इससे क्या होगा, 1 से 2 फंगस बन जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि ये जो फंगस था 1 से 2 में डिवाइड हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने कह दिया यहाँ पर फिजन। ये दूसरा मेथड हो गया। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, ये है बडिंग। बडिंग क्या होती है, ये मान लीजिए फिर से मैंने ईस्ट को बनाया। अब ये ईस्ट की सेल है। कई बार क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी बड्स बन जाती हैं, दीज आर द बड्स। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये बड्स ग्रो कर जाती हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, एंड देन डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। उसके बाद प्लांट बॉडी से अलग हो जाती हैं और ये अलग होने के बाद डेवलप होकर फिर से नई सेल बना लेती हैं। मतलब कभी कभी क्या हुआ कि कुछ बड्स बन गई और वो बड्स डेवलप हो गई, डेवलप होकर वो प्लांट से अलग हो गई और उन्होंने फिर से नई प्लांट बॉडी बना ली।
तो ये क्या है, बाय बडिंग, मतलब जब बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, बाय बडिंग कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टाइप पर, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग मेथड होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दो बताने की कोशिश की है। पहला है जूस्पोर, दूसरा है कोनिडिया और तीसरा स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये इनको भी बनवाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, आइए देखिए। मान लीजिए कि ये कोई फंगस है और ये इसका माइसीलियम है। माइसीलियम से हमने एक हाइफी को अलग किया। अब इसकी जो सेल्स हैं, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे जूस्पोर्स बन जाएंगे, जो कि एक्चुअली कैसे होते हैं, पेयर शेप्ड होते हैं, बाइफ्लैजेलेट और यूनिन्यूक्लिएट। मतलब ये पेयर शेप्ड नाशपाती के आकार के, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक केंद्रक वाले, एंड बाइफ्लैजेलेट का मतलब दो फ्लैजिला वाले। अब ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स तैयार किए इसने, उनको हमने कह दिया जूस्पोर। अब ये जो जूस्पोर होंगे वो अलग जाएंगे, अलग जाकर जर्मिनेट हो जाएंगे यानी अंकुरित हो जाएंगे और फिर से नए हाइफी या माइसीलियम का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा कहलाएगा, बाय जूस्पोर, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसके बाद अगला है कोनिडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। कुछ फंगस होते हैं जिनमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सपोज करिए मैंने एक फंगस आपको बताया, दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस में क्या होता है कि जो उसका माइसीलियम होता है, मान लीजिए ये माइसीलियम है, उसका हाइफी निकाल लिया, तो उसकी टिप पर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरीके से ये रेड रेड जो मैं बना रहा हूँ, ये चैन के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कोनिडिया। तो मैंने क्या कहा, ये एक फंगस है, ये हमने उसका हाइफी बना दिया। अब इस हाइफी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गई जिनको हमने नाम दिया कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। तो ये जो कोनिडियोफोर होते हैं, इनके ऊपर चेन के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये एक कोनिडियोफोर है, तो इसके ऊपर इस तरीके से चैन के फॉर्म में क्या लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी गोल स्पोर्स लगी हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो ये जो कोनिडिया है वो मोस्टली चेन के फॉर्म में ही होती हैं। तो इसने अपने अंदर कोनिडियोफोर बनाए और कोनिडियोफोर से क्या डेवलप हुआ, कोनिडिया डेवलप हो गई। अब ये जो कोनिडिया होती हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगी, यानी उड़कर हवा के माध्यम से इधर उधर पहुंच जाएंगी और जर्मिनेट होकर फिर से नए हाइफीज का निर्माण कर लेंगी। तो इस तरीके से अगर कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बाय कोनिडिया। अब तीसरा जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक फंगस के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी जो हमारे ब्रेड और रोटी पर रहता है, दैट इज राइजोपस। तो अगर मान लीजिए राइजोपस है, तो राइजोपस में क्या होता है कि उसके जो हाइफी होते हैं उनमें ऊपर की तरफ इस तरह की राउंडेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कुछ टाइम के बाद फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर ये अलग अलग जाते हैं और जर्मिनेट होकर क्या कर लेते हैं, नए हाइफी का फिर से निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ, स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टर्म्स बता दिए। जो पहला टर्म था वो क्या था, बाय जूस्पोर, आपने देख लिया। जो दूसरा टर्म था वो क्या था, बाय कोनिडिया के द्वारा। और जो तीसरा टर्म है वो क्या है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लास्ट वाले रिप्रोडक्शन के टाइप की, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में, ये कैसे होता है, यहाँ पर इसके 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा का आपस में मिलना, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक का आपस में मिलना, और एक डिवीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, इसका होना। तो ये 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है ज्यादातर फंगस में। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक ही माइसीलियम में जो 2 प्रकार के फंगस पाए जा रहे हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं पास। तो सपोज करिए एक हाइफी ये हो गया और एक हाइफी मैंने दोनों अलग अलग कलर से बनाए हैं। अब इसके बाद जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो एक दूसरे के साथ शेयर होगा।
तो ये हमने दो हाइफी बना दी। अब ये इनके अंदर क्या है, कई सारे न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब क्या होगा कि जो पास पास वाली जो सेल्स होंगी, जैसे मैंने कहा ये सेल हैं दोनों, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, कई सारी सेल्स होती हैं, और इन सेल्स ने क्या किया, आपस में अपने प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, यानी इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया। तो ये पहला स्टेप था और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा कि मान लीजिए दोनों मिलकर एक हो गए हैं और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई आ गए, एक न्यूक्लियाई इस वाले का और एक न्यूक्लियाई इस वाले। अब जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियाई पास पास आएंगे तो अब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इन दोनों न्यूक्लियाई के फ्यूज होने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी, दोनों का फ्यूजन हो गया, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले टर्म में आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या हुआ था, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब दोनों का प्लाज्मा आपस में मिल गया, दोनों का प्रोटोप्लाज्मा आपस में मिल गया। और यहाँ पर आपने क्या देखा, दूसरा स्टेप हो रहा है, दैट इज कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी में क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास आकर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने से इनके क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट बन गया इनके सेल्स के अंदर। अब हमारा तीसरा स्टेप होगा कि ये जो जाइगोट सेल के अंदर बना है ये डिवीजन करेगा, और डिवीजन कौन सा होगा इसका, मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन में आपको पता है कि एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 4। इस टाइप से यहाँ पर कितने स्पोर्स बन जाएंगे, 4 स्पोर्स बन जाएंगे, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, और ये सभी अलग जाकर जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और फिर से नया हाइफी बना लेंगे। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले दो हाइफी एक ही माइसीलियम में पास पास आएंगे और उनकी जो पास पास की सेल्स होंगी वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। इसके बाद बीच की जो सेल वॉल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों का प्लाज्मा या दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाएगा। प्रक्रिया कहलाएगी प्लाज्मोगैमी। अब दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और कुछ टाइम के बाद ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। प्रक्रिया कहलाएगी कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी होते ही जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगी दैट इज अ जाइगोट। और जाइगोट आपको पता है कि ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, हमेशा 2n का ही होता है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो जाइगोट होगा वो डिवाइड होगा, कौन सी डिवीजन के द्वारा, वो डिवीजन करेगा यहाँ पर मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन से इससे क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे जो फिर से जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है वीडियो का। फंगाई कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। अब अगर मैं बात करूं फंगाई के क्लासिफिकेशन की, तो वैज्ञानिकों ने इसे कई सारे क्लासेस में बांटा है, जिनमें से कुछ खास यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। अब इन क्लासेस के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में बात करूंगा पहले क्लास की, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। आप क्या पढ़ेंगे इसको, फाइकोमाइसिटीज, और इसमें आने वाले कुछ 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक राइजोपस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ब्रेड मोल्ड की, और दूसरा एल्बोगो। एल्बोगो कैंडिडा एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है, और ये स्पेशली पाया जाता है क्रूसीफर्स पर। क्रूसीफर्स का मतलब फैमिली क्रूसीफेरी के पौधे, जैसे सरसों है, मूली है, मस्टर्ड, रेडिश, इन पर मिलता है और डिजीज फैलाता है एल्बोगो कैंडिडा। और इससे जो डिजीज होती है ये भी बता दूं आपको यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों का श्वेत कीट रोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज में यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स आपको दिए। पहला पेनिसिलियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कवक है। इससे आपको पता है कि पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई गई है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो पेनिसिलियम यहाँ पर एक एग्जांपल है, और दूसरा है एस्परजिलस, जिसकी मैंने अभी यहाँ पर बात भी की थी। तो ये 2 एग्जांपल हो गए हमारे एस्कोमाइसिटीज के। नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो हमारा क्लास होता है, यहाँ पर इसके भी 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक तो अगैरिकस, जिसको मैंने आपको बताया था मशरूम के नाम से जानते हैं, हम लोग उसे खाते भी हैं, और दूसरा है एमानिटा। तो एमानिटा के बारे में यहाँ पर डायग्राम बना है, इस पर भी थोड़ी चर्चा मैं कर लेता हूँ। कि आप देख पा रहे होंगे जो एमानिटा होता है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी है, माइसीलियम हमेशा की तरह। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो थैलस कैसा है, ब्रांच्ड है। ब्रांच के साथ साथ यहाँ पर सेप्टा भी पाए जा रहे हैं, तो सेप्टेट हो गया, ब्रांच्ड हो गया, और अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे पाया जाता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो पूरा मशरूम जैसा देख रहे हो, दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी।
अब एक फ्रूटिंग बॉडी के कई सारे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे ऊपर का ये जो मेन पार्ट आप देख रहे हो दैट इज अम्ब्रेला लाइक, छाते के जैसा है, उसे हम लोग पाइलियस या फिर कैप के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नीचे आप ये स्ट्रिप देख रहे हो उसको हम लोग स्टाइप्स या फिर स्टेम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने ऑरेंज ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं लैमेली टाइप दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग गिल्स या लैमेली कहते हैं। ओके, अब आपको बता दूं कि इन्हीं के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वहां पर स्पोर्स बनते हैं जो कि बाद में फ्री हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्पोर्स भी दिखा दिए हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। तो जैसे ये अमेरिका में आपने देखा ठीक इसी टाइप से मशरूम में भी रिप्रोडक्शन होता है और उसका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सिमिलर होता है। अमेरिका के बारे में एक बात आपको और बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये एक पॉइजनस मशरूम होता है जिसे खाया नहीं जा सकता। एनिमल्स कई बार गलती से इसे खा लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इट्स अ पॉइजनस मशरूम और यू कैन से फंगस। अब तो ये हमने बात की अगैरिकस और अमेनिटा की। अब हमारा लास्ट वाला क्लास जो है दैट इज द ड्यूटेरोमाइसीटीज। यहाँ पर हमने बात की है दो एग्जाम्पल्स की, जिसमें पहला है अल्टरनेरिया और दूसरा है फ्यूजेरियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और मैंने आपको चारों क्लासेस के बारे में बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की किंगडम फंगाई के इंट्रोडक्शन की, उसके जनरल कैरेक्टर्स की, और साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पर अमेनिटा मस्कैरिया के बारे में भी बताया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। मेरे लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर आप बोर्ड से थोड़ा सा हट जाया करिए ताकि हम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स मैं बोर्ड से अभी हट जाऊँगा और आप उसका स्क्रीनशॉट लास्ट के मिनट में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।